Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra. Good evening, listeners, and welcome to this Sunday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today being Sunday, we'll also be taking calls from our listeners on any queries that you may have on mutual fund and related matters. To connect with us, you can call us on 2331-4444, 2342-1050 and 2331-0464. And of course, do prefix the code 011. Along with my co-anchor Subodh Mishra, I'm Sarabjit Kaur. धन्यवाद सरबजीत और नमस्कार श्रोताओं। कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है। आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों के जवाब देंगे। सवाल पूछने के लिए आप इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं 2331-4444, 2342-1050 और 2331-0464। दिल्ली से बाहर के और मोबाइल से फोन करने वाले श्रोता इससे पहले एसटीडी कोड 011 डायल करें। आज की खबरों पर चर्चा करने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट स्नेहा सूरी। स्नेहा, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। थैंक यू। पहले हेडलाइंस के साथ सरबजीत कौर। President Draupadi Murmu holds bilateral talks with her Angolan counterpart, João Lourenço, discusses potential collaborations in areas like agriculture, oil and rare earths. India and Angola also signed 2 MOUs. China announces temporary suspension of certain export control measures on specific dual-use items to the US. And domestic markets to focus on corporate earnings results, domestic inflation data and global trends for Qs next week. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लुआंडा में अंगोला के राष्ट्रपति जोआ लोरेंसो के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। कृषि, तेल और रेयर अर्थ्स जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा। दोनों देशों के बीच 2 समझौतों पर हस्ताक्षर। चीन ने अमेरिका को दोहरे उपयोग वाली विशिष्ट वस्तुओं के निर्यात नियंत्रण के लिए उठाए गए कदमों को फिलहाल स्थगित करने की घोषणा की। और अगले हफ्ते देश के शेयर बाजारों का फोकस रहेगा कंपनियों की आमदनी, मुद्रास्फीति के आंकड़ों और वैश्विक घटनाओं पर। May we remind our listeners, the views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision. आइए खबरों का सिलसिला शुरू करें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लुआंडा में अंगोला के राष्ट्रपति जोआ लोरेंसो के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों नेताओं ने भारत और अंगोला के बीच बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के उपायों पर व्यापक चर्चा की। बातचीत के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कृषि, खासकर बीजों और उर्वरकों, तेल की खोज और रिफाइनिंग, संचार और परिवहन अवसंरचना, रेयर अर्थ मिनरल्स और हीरा प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर विचार किया। राष्ट्रपति ने इनमें से कई क्षेत्रों में भारत की विशेषज्ञता को रेखांकित किया और कहा कि भारत पारस्परिक विकास तथा समृद्धि के इन अवसरों का लाभ उठाने में अंगोला के साथ मिलकर काम करने के लिए तत्पर है। दोनों पक्षों के बीच फिशरीज, एक्वाकल्चर, समुद्री संसाधन और दूतावास संबंधी सेवाओं पर सहयोग बढ़ाने के लिए 2 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए। साथ ही वायु सेवा समझौते को आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया। अंगोला ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस और ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस में भी शामिल होने का निर्णय लिया है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, हमारी आर्थिक साझेदारी एक जीवंत एनर्जी पार्टनरशिप पर आधारित है। हमने नए क्षेत्रों में व्यापार और निवेश संबंधों को और विविध बनाने पर सहमति व्यक्त की, जिसमें टेक्नोलॉजी, कृषि, स्वास्थ्य, रक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर और पीपल टू पीपल टाइज शामिल है।
हम विभिन्न द्विपक्षीय क्षेत्रों में तथा इंडिया अफ्रीका फोरम समिट के व्यापक संदर्भ में अपने सहयोग को गहन बनाने के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगे। हमने फिशरीज, एक्वाकल्चर और मेराइन रिसोर्सेस तथा कॉन्सुलर मामले में सहयोग के लिए 2 MOUs भी संपन्न किए तथा एयर सर्विसेज एग्रीमेंट को आगे बढ़ाने का भी निर्णय लिया। जी, तो अभी हम सुन रहे थे भारत की राष्ट्रपति को, और अब चलते हैं हम अपने कॉलर्स के पास। दिल्ली से अमित हमारे साथ हैं। अमित, स्वागत है आपका, सवाल पूछें। सभी को नमस्कार सर। स्नेहा मैडम से मेरा सवाल है। मैडम, मेरा ना एक 9 साल का बेटा है, तो उसको हायर एजुकेशन के लिए मान लीजिए अभी 5-6 साल के बाद में जब 10th पास कर जाएगा, तो हायर एजुकेशन के लिए कोई ऐसा फंड सेलेक्ट बता दीजिए। और मैं अपने बेटी के लिए ना, बेटी भी 5 साल की है मैडम, तो मैं चाहता हूँ कि क्या गोल्ड ETF में अगले 20 साल तक मेरे बेटे के नाम से अगर मैं ETF खरीदूं तो आपके हिसाब से कैसा रहेगा? अच्छा खासा रकम भी इकट्ठा हो जाएगा और रिटर्न के हिसाब से भी हो जाएगा। धन्यवाद जी। अमित जी, ये बहुत अच्छी बात है कि आप एक लॉन्ग टर्म गोल के लिए अभी से तैयारी करने की सोच रहे हैं। जो आपका पहला पॉइंट था कि आप अपने बेटे के हायर एजुकेशन के लिए इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, जो बेस्ट एसेट क्लास रहती है, जो हमें एक रीजनेबल लंबे टाइम के लिए 6-7 साल तक के लिए एक अच्छी अक्यूमुलेशन ऑफ कॉर्पस करके दे सकती है, वो इक्विटी रहती है। तो चाहे आप अपने बेटे के लिए कर लें, चाहे अपनी बेटी के लिए कर लें, और लंबा टाइम का गोल है अगर, तो हमारा फोकस इक्विटी पे रहना चाहिए। आप मल्टी कैप कैटेगरीज जैसी कैटेगरी देख सकते हैं, बिकॉज ये आपको एक ही फंड में छोटी कंपनी, बड़ी कंपनी, मिड साइज्ड कंपनी, तीनों का ग्रोथ पोटेंशियल ऐड करके आपके अक्यूमुलेशन को ग्रो कर पाती है, आपके इन्वेस्टमेंट्स को ग्रो कर पाती हैं। तो मल्टी कैप फंड्स का आप 2 फंड्स का चुनाव कर सकते हैं इन दोनों ही पर्पस के लिए। जहाँ तक गोल्ड के इन्वेस्टमेंट की बात है, गोल्ड एक वेल्थ अक्यूमुलेशन एसेट क्लास नहीं है। वो आपकी जो अक्यूमुलेशन बढ़ रही है इक्विटी में, उसमें अगर कभी गिरावट होती है तो गोल्ड एक ऐसी एसेट क्लास मानी जाती है जो तब उतना गिरता नहीं है। तो वो आपके पोर्टफोलियो को, आपकी इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स को एक तरीके से प्रोटेक्शन की लेयर देता है। तो वहाँ पे आप हमेशा से ही एक स्टेडी स्टेट के लिए कुछ 10% ऑफ योर सरप्लस जमा करके रख सकते हैं। ETF में भी कर सकते हैं आप। ETF में बस यही रहता है कि आपको तोड़ तोड़ के अपने आप डालने का रहता है। आप अगर FOF स्ट्रक्चर में करेंगे, जो कि आपके लिए ETF में इन्वेस्ट कर देगा, वहां पे आप SIP कर सकते हैं। एंड लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट कॉलर, विजय फ्रॉम जयपुर। विजय, अपना सवाल पूछिए। नमस्ते मैडम। जी मैडम, मैंने सितंबर 2020 में टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट किया था, जिसको अब मैं रिडीम करना चाह रहा हूँ कि इसके 5 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं। मेरे को जरूरत भी है पैसे की। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे न्यू टैक्स रेजिम में मेरी टोटल इनकम तो 12 लाख से कम है, तो यदि अब मेरा वहां पे उसको रिडीम करने से जो गेन है वो यदि 1.25 लाख से ऊपर हो जाता है, तो मेरी कोई टैक्स लायबिलिटी होगी क्या? मतलब टोटल इनकम मेरी 12 लाख से कम है न्यू टैक्स रेजिम में। सब मुझे लगता है कि एक टैक्स एक्सपर्ट आपको बेटर ये आंसर दे पाएंगे। तो आप जब टैक्स एक्सपर्ट शो में आएंगे तब ये प्रश्न पूछिएगा। जी, अगले कॉलर हैं फरीदाबाद से देव। स्वागत है आपका, सवाल पूछें। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मेरा प्रश्न है, मेरे पास ना 4 म्यूचुअल फंड है, जिसमें HDFC फ्लेक्सी है, ICICI फ्लेक्सी है, SBI ELSS है, एंड स्मॉल और मिड कैप ये भी SBI के फंड है, और ICICI फ्लेक्सी भी है। तो इसमें मैं 2021 से इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो मेरा जो फंड है वो 1.5 गुना हो चुका है, लेकिन मैं ज्यादा ऐसा ही ये जो है लमसम फ्लेक्सी में लगाता हूँ। तो ये क्या सही है लॉन्ग टर्म के लिए? बाकी सारी में लगाता हूँ, सब में, चारों में। तो सारे फंड्स ठीक है मेरे, या इनमें कुछ फंड्स ठीक है या नहीं? मूल बात ये। जितना मैं समझ पाई हूँ देव जी, आपने HDFC फ्लेक्सी कैप बोले, SBI ELSS बोले, और SBI के मिड एंड स्मॉल कैप फंड्स बोले हैं। अगर मैं यही समझ पा रही हूँ, तो यहाँ पे ऊपर मोटा मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि अभी आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स सबसे ज़्यादा मुझे लग रहा है कि एक AMC में कॉन्सेंट्रेटेड है, विच इज़ SBI इन दिस पर्टिकुलर केस। ज़्यादा बेहतर रहता है अगर हम कम से कम 3-4 AMC में अगर अपने पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये एक तरीके की AMC लेवल डाइवर्सिफिकेशन होती है। जैसे हम कहते हैं कि आप डाइवर्सिफाइड फंड्स में लगाइए, जो बड़ी छोटी हर टाइप की कंपनी का एक्सपोजर आपको देता है। तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। वो आपको यहाँ पे
अगर आपके पास सरप्लस है तो तभी आप फिर उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं. जो आपकी चॉइस ऑफ फंड्स है उसमें ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है. एक चीज़ का मेंशन मैं करूँगी, SBI स्मॉल कैप फंड जो आपने मुझे मेंशन करा है, वो फंड अभी हाल फिलहाल में मतलब एक पुराने 2-3 साल पहले वो फंड काफ़ी अच्छा कर रहा था. अभी रिसेंट के टाइम्स में उसका जो प्रदर्शन है वो उतना अच्छा नहीं रहा है जो हम एक स्मॉल कैप फंड से एक्सपेक्ट करते हैं. तो मैं आपको बोलूँगी अगर आप एक स्मॉल कैप फंड ही किसी और AMC का ले सकते हैं, बट आपको ये ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए कि आप SIP के माध्यम से इन्वेस्ट करें और कम से कम 7 साल के लिए इसमें SIP से लगे रहें. Our next caller is also from Delhi. केशव जी अपना सवाल पूछिए. हाँ, धन्यवाद मैडम. नमस्कार. मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा. ये प्राइवेट बैंक में एलाइट अकाउंट क्या होता है? क्योंकि हमने अभी 1 महीने पहले लगभग कुछ 30 लाख की FD कराई थी, तो उसमें वो हमारे को ऐसा ट्रीट कर रहे हैं जैसे प्रीमियम अकाउंट के नाम से कि आप बहुत आपने अच्छा VIP एक अकाउंट होता है क्या, पता नहीं, हमें समझ नहीं आई इस बात को. फिर उन्होंने हमें बोला कि आप म्यूचुअल फंड में भी करिए. तो हमें उन्होंने मंडे को बुलाया कि आप आइए, म्यूचुअल फंड की जानकारी नहीं है तो हमारे स्टाफ आपको समझाएगा और म्यूचुअल फंड में कैसे क्या करा जाए. हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा जो हमें वो प्राइवेट अपने स्टाफ के द्वारा हमें म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी देंगे, क्योंकि हमें इसकी जानकारी नहीं है, सिर्फ हम FD में ही इन्वेस्ट करते हैं. जी केशव जी, जो आप एलीट या VIP का मेंशन कर रहे हैं, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है कि वो बैंक क्या आपको दे रहा है, बट कूडोज टू यू कि आप वहाँ जाने से पहले ये इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं कि जो म्यूचुअल फंड्स वो आपको पिच करना चाह रहे हैं ये होता क्या है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए. तो अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पहली बार म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें और अभी आपने बोला आपका एक्सपोजर FDs में ही रहा है, तो म्यूचुअल फंड्स एक काफ़ी अलग बॉल गेम हो जाती है. FD आपको गारंटी देती है, आपका पैसा आपको इतने ब्याज के साथ हर टाइम मिलता रहेगा, जो भी अवधि का आपने FD लिया होता है. म्यूचुअल फंड में किसी चीज़ की गारंटी नहीं रहती है, बट हिस्ट्री ने ये दिखाया है कि जब हम म्यूचुअल फंड्स में धीरे धीरे अपना पैसा जोड़ के रखते हैं तो वो एक मार्केट या फिर इक्विटी शेयर्स जैसे बोलते हैं, हम इक्विटी फंड्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर, वो एक आपको ऐसी बढ़ोतरी दे देते हैं आपके अक्यूमुलेशन के लिए जिससे आपके बाद के जो गोल्स होते हैं या इंटरमिटेंटली भी जो गोल्स होते हैं उनके लिए आपका एक अक्यूमुलेशन कॉर्पस बन जाता है. तो क्योंकि आप पहली बार कर रहे हैं वहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि एक कैटेगरी होती है अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स की. आप चाहेंगे कि वो आपको इन्हीं फंड्स के बारे में और जानकारी दें और जो उनके हिसाब से अच्छा है या आपको अच्छा लग रहा है इन टर्म्स ऑफ कि वो उसका एक उसमें कुछ अच्छे खासे इन्वेस्टर्स का पैसा लगा होना चाहिए. हम उसको बोलते हैं AUM. वो आप उनसे पूछ सकते हैं. बाकी आप उसकी जानकारी ले सकते हैं कि उन अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स का कैसा रिटर्न रहा है, उनका प्रदर्शन पिछले समय में कैसा रहा है. इस बात का ध्यान रखिएगा कि वो म्यूचुअल फंड बोलकर आपको ऐसा कुछ ना दे जिसमें वो बोल रहे हैं कि इसमें आपको इन्वेस्टमेंट के साथ साथ इंश्योरेंस का भी एक बेनिफिट मिल जाएगा. अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपका बहुत ही अच्छा डिसीजन आप मेक कर पाएंगे. Our next caller is from Chennai. राजा अपना सवाल पूछिए. गुड इवनिंग मैम. Good evening. Ma'am, I have SIP in 7 or 8 funds. Out of it, some funds are giving 30-40% reading. 30-40% profit. Now, my basic question is, ma'am, what should I do now? If some of the 2-3 funds are giving 30-40% on the positive side, I want to redeem. I have to redeem or not? If so, how to redeem that profit amount? How to take out that one? That's my basic question. Right. So, sir, one, it is important to know for how long you've been investing in these 7 to 8 funds that you mentioned. Because if these are equity funds, you are seeing that kind of profit as of now. The next moment, of course, will matter more. The time when you actually need the money matters more than booking profits at the moment. So let's say even if you are seeing this 30-40%, but you've been invested for, let's say, 2 years in equity funds, then it is not really investment that you are making in these 7-8 funds. It is more like
यू आर टेकिंग अ रिस्क फॉर योर मनी दैट अगर पैसा बन गया तो हम निकाल लेंगे, नहीं बना तो फिर चलते रहेंगे. While the ideology behind making these investments in these funds should be when you need this money, it should be it should have, let's say, grown to a particular amount that will help achieve your XYZ goal. So I would say if you need the money for a particular goal, then without even thinking about what kind of profits you've made, you should redeem it. And the redemption process is simple. If these were your online investments, then you can of course log into the particular app, or let's say the AMC's website via which you would have invested, and you would see a redeem button which you can press and move your money out of it. But do remember that once you do that, it will hit your savings bank account. And consumption these days is very easy. Once this particular amount comes in, automatically in our lives a certain expense also comes in right away. But the idea behind saving and investing is to protect yourself from that auto consumption mode and move to auto investment mode. So do give some thought to these points, and then maybe you can take a decision. जी, अगले कॉलर हैं दिल्ली से वरुण. स्वागत है आपका, सवाल पूछें. नमस्कार. नमस्कार. मुझे पूछना है, जो पिछले तकरीबन 25 साल से मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो है जी, आपकी आवाज कट रही है, आप सवाल दोहराएंगे? पिछले 25 साल से मैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इसको जारी तो और पूछना है आगे का फिर कैसा रहेगा 10-15 साल और में, और गोल्ड फंड के बारे में मुझे पूछना है. Maybe we'll connect with Varun again. शायद हम साफ नहीं सुन पा रहे हैं. इनसे संपर्क हमारा टूट गया है. जी, अगले कॉलर. Let's move to our next caller from Jaipur. सुभाष जी, अपना सवाल पूछिए. हाँ, नमस्ते मार्केट मंत्रा टीम को. नमस्कार. मैडम, मैंने UTI निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड रेगुलर प्लान ग्रोथ में 50,000 लमसम इन्वेस्ट किया था 1.5 साल पहले. अभी वो 42.5 हो गया, 7,500 का उसमें डाउन है, तो क्या इसको कंटिन्यू करूं या किसी में और स्विच आउट करूं? सुभाष जी, आपने जो फंड का चुनाव करा है, ये एक बहुत ही स्पेसिफिक फंड है. ये एक मोमेंटम फैक्टर होता है कि जो स्टॉक्स अभी भाग रहे होते हैं उनको माना जाता है कि अभी और आगे भागेंगे, उनमें इन्वेस्ट करता है. और ये थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो होता है. तो जब ये पोर्टफोलियो अच्छा करेगा, ये बहुत अच्छे रिटर्न देगा. आपने जिस टाइम पे इस पर इन्वेस्ट करा है, ये एग्जैक्टली वो वाला टाइम था. बट आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आज के टाइम पे ये फंड बिकॉज ऑफ इट्स जो इसका स्ट्रक्चर है उसकी वजह से ये अभी काफ़ी डाउन चल रहा है. द वे टू लुक एट दिस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट वुड बी, अगर ये आपके पोर्टफोलियो का 5% है तो कोई बात नहीं, आपने इसमें डाला हुआ है, आप अभी बने रहिए. अब आपने पेन देख लिया है तो वेट कर लेते हैं थोड़े टाइम कि थोड़ा इसमें प्रॉफिट हो जाए. अगर ये आपके पोर्टफोलियो का बहुत ज़्यादा परसेंटेज है तो फिर डेफिनेटली हमें सोचने की ज़रूरत होगी, क्योंकि हम मतलब ये ग्रोथ के लिए हमने पोर्टफोलियो बनाया है, बट यहाँ पे हम सिर्फ रिस्क लिए जा रहे हैं. तो ज़्यादा बेहतर रहेगा हम कोई डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स जो होते हैं उनमें इन्वेस्ट करें. तो आप लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में से फंड्स ले सकते हैं और फ्लेक्सी कैप में से भी फंड ले सकते हैं. और सुबोध, चलते हैं अपने अगले कॉलर के पास. बिहार से अनवर जी, अपना सवाल पूछिए. नमस्कार मैडम. जी नमस्कार. मैं अनवर बिहार बोल रहा हूँ, बिहार शरीफ जिला नालंदा से. जी मैडम, मेरा प्रश्न ये है कि 1.5 लाख रुपया है मेरे पास, तो क्या मैं उसको 5 साल के लिए म्यूचुअल फंड करा सकता हूँ? हाँ जी, बिल्कुल अनवर जी, आपके पास जो अमाउंट है आप उसको छोटी छोटी मात्रा में ब्रेक करके म्यूचुअल फंड्स में डाल सकते हैं. आप कोई भी 2 अच्छे निफ्टी 50 फंड्स का चुनाव कर सकते हैं जिसमें आप ये पैसा ब्रेक करके डाल सकते हैं. आजकल बहुत आसान है कि आप फिनटेक ऐप्स के थ्रू ये काम कर सकते हैं. जी, मतलब छोटे छोटे अमाउंट में ब्रेक करके, मतलब अगर इन्होंने 1.5 लाख कहा तो क्या 15,000 करके हर महीना करके डालें उसे, या 20,000 करके डालें? मतलब हम 10,000 15,000 करके भी डाल सकते हैं, पर 2 फंड्स में हम डिवाइड करके चल लेंगे इसको. हाँ, और कितने महीनों में कम से कम? अगर आप 15,000 को हाँ, मतलब आप
बोले कम से कम कितने महीनों में डिवाइड करना चाहिए, कम से कम? 1.5 लाख जैसे अमाउंट को आप अगले 6-7-8 महीने में भी डाल सकते हैं। बिल्कुल, कोई परेशानी नहीं। जी, वरुण से फिर से संपर्क हो गया है, स्वागत है, सवाल पूछें। सर मुझे पूछना है, पिछले तकरीबन 25 साल से मैं स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते आ रहा हूँ और बहुत अच्छा रिटर्न मुझे मिला, और अभी भी मैं 20 साल तक और भी इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो क्या अभी भी जैसा पास्ट मुझे मिला, मैं कोई गारंटी तो नहीं है, फिर भी क्या ऐसे अच्छा रिटर्न का मैं उम्मीद कर सकता हूँ? और दूसरा मुझे पूछना है गोल्ड फंड का बारे में, गोल्ड ETF के बारे में, क्या अभी ठीक समय है गोल्ड ETF या गोल्ड फंड लेने का? थैंक यू जी। वरुण जी, आप एक बहुत ब्रिलियंट एग्जाम्पल है टू शोकेस द पावर ऑफ स्मॉल कैप कंपनीज, बिकॉज आप उसको जितना लंबा टाइम देते हैं इन्वेस्टमेंट को स्मॉल कंपनीज में, उतना ही आपको बेटर रिटर्न की एक एक्सपेक्टेशन बनती है और मिलता भी है। बट आपने अपने सवाल का खुद ही आंसर दे दिया था कि कोई गारंटी तो है नहीं कि आगे आने वाला टाइम कैसा रहेगा। ये ज़रूर है कि कुछ पीरियड्स ऐसे डेफिनेटली रहते हैं जो जब स्मॉल कैप शायद कुछ रिटर्न ना दे या वो 50% गिर जाए, वो आपने ऑलरेडी देखा होगा। आई वुड से आपका जो अभी तक का एक्सपीरियंस रहा है, एंड बिकॉज आपका यू हैव टाइम इन योर हैंड जिसके लिए आप स्मॉल कैप में बने रह सकते हैं, तो आप बिल्कुल कंटिन्यूड रखिए उसमें। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपका 100% ऑफ द पोर्टफोलियो इज नॉट इनटू स्मॉल कैप्स, बिकॉज कोई भी गोल बीच में अराइज हो सकता है। मान लीजिए कोई आवश्यकता अराइज हो सकती है जिसके लिए लिक्विडिटी की ज़रूरत है, तो वो पोर्टफोलियो को हमारे लिए वो चीज़ भी करने लायक हमें बनाना चाहिए ऐसे पोर्टफोलियो को। दूसरा जो आपने गोल्ड के बारे में पूछा था, सो आई वुड से, मैं जैसे अभी एक सबसे पहले जो श्रोता का कॉल आया था उनको बता रही थी कि गोल्ड इज़ नॉट रियली समथिंग जहाँ पे आपको कोई टाइमिंग एलिमेंट डालना चाहिए। आज के टाइम पे, पिछले कुछ टाइम से गोल्ड बहुत चल रहा है, तो वहाँ पे एक वो टाइमिंग एलिमेंट बाय डिफ़ॉल्ट हम लोगों का आ जाता है। बट गोल्ड के लिए आप एक स्टेडी स्टेट एलोकेशन 5 से 10%, या आप अगर थोड़ा ज़्यादा चाहते हैं तो आप 15% ऑफ योर पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, क्योंकि जब इक्विटी रिटर्न्स नहीं दे रहा होता है या गिर रहा होता है, गोल्ड एक हेज प्रोवाइड करते हैं, और आप चाहेंगे कि वो हेज टाइम्ड ना रहे, वो हमेशा आपके पोर्टफोलियो में बना रहे। जी, अगली खबर पर नजर डालें। इस वर्ष 22 सितंबर को GST बचत उत्सव की शुरुआत हुई है। इससे देश के नागरिकों को काफ़ी लाभ हो रहा है। इसी कड़ी में आज हम बताएंगे कि अगली पीढ़ी के GST सुधार सिक्किम की अर्थव्यवस्था को कैसे बढ़ावा दे रहे हैं। नए GST सुधार सिक्किम के विकास और महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए आशा की किरण साबित हुए हैं। पर्यटन उद्योग इस राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक है और लगभग 7,80,000 नौकरियां इस पर निर्भर है। 7,500 रुपए प्रति रात्रि तक के होटल आवास पर अब केवल 5% GST लगता है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों के रहने और लंबे समय तक ठहरने को बढ़ावा मिल रहा है। सौंदर्य और स्वास्थ्य सेवाओं पर अब केवल 5% कर लग रहा है, जो पहले 18% होता था। इससे स्वास्थ्य, पर्यटन और हर्बल थेरेपी उद्योग को बढ़ावा मिल रहा है। इसी तरह सिक्किम की टेमी चाय पर अब केवल 5% कर लग रहा है, जिससे छोटे चाय उत्पादकों को मदद मिल रही है और उपभोक्ताओं के लिए प्रीमियम चाय अधिक किफायती हो गई है। स्थानीय स्तर पर प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ जैसे फल, सब्जियां, जूस, आचार अब केवल 5% GST स्लैब के अंतर्गत आते हैं, जिससे इनकी कीमत पर 6 से 13% तक की कमी आई है। दवाओं पर कर कटौती से राज्य के उभरते दवा उद्योग को भी मजबूती मिली है। सिक्किम के प्रमुख आर्थिक क्षेत्रों पर टैक्स का दबाव कम करके नए GST सुधार राज्य की अर्थव्यवस्था के समग्र विकास के लिए कार्य कर रहे हैं और अधिक किफायती उत्पाद, मजबूत निर्यात तथा बेहतर रोजगार के अवसर प्रदान कर रहे हैं। दिल्ली से आकाशवाणी समाचार के लिए आदर्श। And our next caller is already lined up from Noida. सुरेश जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ मैडम, नमस्कार। नमस्कार। मैं एक सीनियर सिटीजन हूँ और मैंने अपना काफी इन्वेस्टमेंट इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड और एग्रेसिव हाइब्रिड फंड में किया हुआ है। तो मुझे अभी एक SWP स्टार्ट करना है, तो मुझे आपसे ये एडवाइस चाहिए कि मैं सीधा इक्विटी फंड से SWP स्टार्ट कर सकता हूँ या पहले उसको डेट फंड में कन्वर्ट कर शिफ्ट करना चाहिए। थैंक यू। सुरेश जी, ज़्यादा बेहतर रहता है कि हम SWP एक ऐसी कैटेगरी से करें जहाँ पे उतार चढ़ाव लिमिटेड रहें या किसी एक पर्टिकुलर रेंज में रहे, जो कि
इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स उसके लिए परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट नहीं रहते हैं, बिकॉज वहां पे उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा हो सकता है। और SWP अगर आप कर रहे हैं मतलब कि आपको एक रेगुलर इनकम की नीड है, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि मान लीजिए आप जो आपके आज से लेकर 1 साल या 2 साल तक की रिक्वायरमेंट का पैसा है, उसको आप इक्विटी फंड से डेट में ऑलरेडी रखिए और फिर उसके बाद उसमें से SWP स्टार्ट कर दीजिए। All right, moving on to the next big story of the day. China's Ministry of Commerce has announced a temporary suspension of certain export control measures on specific dual-use items to the US, including critical minerals such as gallium, germanium, antimony, and super hard materials. The suspension, effective from November 9, 2025 to November 27, 2026, specifically applies to the second clause of announcement number 46 of 2024, which previously restricted exports of these materials and imposed stricter review requirements for graphite shipments. It is important to note that the first clause of the announcement, which prohibits the export of dual-use items for US military users or military end users, remains in effect, meaning exports for defense purposes are still strictly controlled. The temporary suspension only affects the licensing and review restrictions under the second clause, allowing certain non-military exports to proceed with fewer bureaucratic hurdles. This decision comes in the wake of a broader US-China trade and economic agreement reached earlier this month during a meeting between US President Donald Trump and Chinese President Xi Jinping in Busan, South Korea. और देखें कि FPIs का क्या हाल रहा। पिछले महीने यानी अक्टूबर में भारतीय शेयर बाजार के प्रति सकारात्मक रहने के बाद नवंबर के पहले सप्ताह में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने फिर से बिकवाली का दबाव बना दिया। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार उन्होंने नवंबर के पहले सप्ताह में भारतीय शेयर बाजार से 12,569 करोड़ रुपए निकाल लिए। इसी अवधि में उन्होंने भारतीय ऋण बाजार से भी 1,758 करोड़ रुपए निकाले। And now let's see how the markets are expected to look the next week. After declining for the second straight week, domestic markets are likely to focus on corporate quarterly earnings, inflation data, global trends for cues next week. Last week, both Sensex and Nifty declined to 0.9% each. Next week, several prominent companies will announce their corporate results that will give sectoral cues for investors. Multiple important macroeconomic data will also be released next week. The CPI and WPI inflation figures will be announced on November 12th and November 14th, respectively. In the IPO market, 6 new IPOs, 4 in main board and 2 in SME segment, are scheduled to open for subscription next week. The Prime Minister's office today shared a news article revealing that the centre earned around 800 crore rupees from selling scrap last month, which was more than Chandrayaan 3's cost. According to the article, the government earned the significant amount by selling scrap during its cleanliness drive last month. The news article also said that the total government earnings from selling scrap since the annual campaign began in 2021 has reached to nearly 4,100 crore rupees. स्नेहा, एक सवाल मुझे याद आ रहा है जो पूछा था हमारे एक श्रोता ने कि कैसे रिडीम करे जो पुराने निवेशक थे। वो जानना चाहते थे। आपने बताया कि वो कौन से करने चाहिए और कैसे करने चाहिए। कई पुराने जो निवेश हैं जो सीधे एजेंट के माध्यम से किए गए हैं, किसी के माध्यम से किए, उनको भी हम सीधे रिडीम कर सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। आज के टाइम पे आप जो MFC म्यूचुअल फंड सेंट्रल है उसमें आपके जहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट्स करी हुई हैं वो उनको वहाँ पे लोकेट करके वहाँ पे आपको ट्रांजैक्ट करवा सकता है। जी, स्नेहा, कार्यक्रम में आने और सवालों के बहुत अच्छे जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद। Listeners, before we wrap up today's show, a reminder of the headlines. President Draupadi Murmu holds bilateral talks with her Angolan counterpart Joy Lourenço, discusses potential collaborations in areas like agriculture, oil and rare earths. India and Angola also signed 2 MOUs. China announces temporary suspension of certain export control measures on specific dual-use items to the US, and domestic markets to focus on corporate earnings results, domestic inflation data, and global trends for cues next week. And that's it in today's edition of Market Mantra. Goodbye. Market Mantra.